Hello students, let's continue chapter number 2 डिटरियरेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में डिटरियरेशन क्या है, टाइप्स कौन सी है, मैकेनिज्म ऑफ डिटरियरेशन, कॉजेज ऑफ डिटरियरेशन, ये सब देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक ड्यूरेबिलिटी। नाउ ड्यूरेबिलिटी क्या है? तो जो डिटरियरेशन होता है कंक्रीट का, मान लिया कंक्रीट का डिटरियरेशन होता है तो वो नहीं होने देना है, मतलब उसको रेजिस्ट करना है। जो रेजिस्ट करता है, जो एबिलिटी है कि जो रेजिस्ट करती है डिटरियरेशन को, राइट, उसे ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। राइट, अब ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होगा कि कोई भी कंक्रीट है वो ड्यूरेबल कब होगा कि कोई भी एक्शन होती है डिटरियरेशन की, लाइक वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, राइट, तो वो उसे रेजिस्ट करता है और जो कंक्रीट है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करता है, मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है कंक्रीट का और उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होने देता और वो मेंटेन करता है। दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, राइट। Then it is mainly depend on the environment in which it is placed। मतलब ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है, तो कि वो कौन से एनवायरनमेंट में रखा गया है कंक्रीट, मतलब वहाँ पे कौन से एक्शंस हो रहे हैं, केमिकल अटैक हो रहा है, एब्रेशन हो रहा है, वेदरिंग एक्शंस हो रहे हैं, राइट, या बायोलॉजिकल एक्शंस हो रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी। और दूसरा कि उसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, कंस्टिट्यूंट्स मटेरियल्स, राइट, उसकी क्वालिटी कैसी है कंक्रीट की, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ड्यूरेबल है, मतलब वो कितना डिटरियोरेशन को रेजिस्ट कर सकता है, उसे डिटरियोरेशन, कंक्रीट डिटरियोरेशन होने से रोक सकता है, वो है ड्यूरेबिलिटी, राइट। तो डेफिनेशन ड्यूरेबिलिटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, ये डेफिनेशन है उसकी, इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन मतलब वेदर की, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट आएगी, कंडेंसेशन एक्शन आएगी, राइट, वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशन और एनी अदर प्रोसेस ऑफ डिटरियोरेशन। That is, durable concrete will remain its original form, quality and serviceability when exposed to its environment, right? Now, the durability of concrete depends on its resistance to deterioration and the environment in which it is placed. The resistance of concrete to weathering, chemical attack, abrasion, frost and fire depends largely upon its quality and constituent material. मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, कैसी क्वालिटी है कंक्रीट की, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना एब्रेशन होगा, फ्रॉस्ट एक्शन होगा, फायर, राइट, वेदरिंग एक्शन की कितनी इफेक्ट आएगी कंक्रीट में। तो ये है ड्यूरेबिलिटी, मतलब इट्स ओनली, इन अदर लैंग्वेज वी कैन से एबिलिटी टू रेजिस्ट द प्रोसेस ऑफ डिटरियोरेशन। डिटरियोरेशन नहीं होने देता है, कितनी, मतलब कहाँ तक वो डिटरियोरेशन को रोक सकता है। इसमें एब्रेशन, इरोजन और कैविटेशन की फिगर दिखाई गई है। कंक्रीट सरफेस है, ये कंक्रीट सरफेस है, राइट। कंक्रीट सरफेस पे यहाँ पे कुछ पोर्शन है वो निकल गया है कंक्रीट का, इसे एब्रेशन कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, तो फ्रिक्शन की वजह से, आपकी सरफेस जो है उस पर फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन की वजह से वियरिंग होता है, मतलब सरफेस निकल जाती है, राइट, कंक्रीट की, उसे एब्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे इरोजन हुआ है, ये इरोजन किसकी वजह से हुआ है, ये किसी भी फ्लूइड की वजह से होता है, मतलब कंक्रीट की सरफेस पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट, फ्लूइड लाइक वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर की वजह से यहाँ पे सरफेस जो है वो थोड़ी सी निकल जाएगी, तो उसे इरोजन बोलते हैं, मतलब एक्शन ऑफ फ्लूइड, राइट, सरफेस पे जो भी एक्शन होती है वो फ्लूइड की वजह से होती है, तो उसे हम इरोजन बोलेंगे। फ्रिक्शन की वजह से होती है तो उसे हम एब्रेशन बोलेंगे। कैविटेशन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पूरी क्रैक की, मतलब पूरी वॉल ही, हम कैविटेशन वॉल भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे पूरी वॉल ही बन गई है, बीच में क्रैक हो गई, उसे कैविटेशन कहते हैं। और ये किस तरह से होता है कि जब भी वाटर फ्लो होता है तो एक डायरेक्शन में नहीं होता, नॉन लीनियर होता है, मतलब एक ही दिशा में नहीं जा रहा है, वो कुछ दोनों दिशा में जाएगा, ऐसा होगा, मतलब नॉन लीनियर फ्लो होगा वाटर का। तो उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो कैविटेशन इस तरह से कंक्रीट में आ सकता है, राइट। Now next, factors affecting durability।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी में मेनली दो फैक्टर आता है, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर किसको बोलते हैं, तो जो भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं लाइक टेम्परेचर, एब्रेशन, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शंस, राइट, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस में आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम केमिकल एक्शंस भी ले सकते हैं। अटैक बाय नेचुरल और इंडस्ट्रियल लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट, और कोई भी लिक्विड होगा, हमने वाटर एग्जांपल में लिया था, हम कोई और लिक्विड भी ले सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल लिक्विड भी होगा, राइट, इंडस्ट्रियल गैसेस होगा विच इज़ रियली हार्मफुल टू कंक्रीट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आएंगे कि जो ड्यूरेबिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को। तो ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। देन इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएगा, तो कंक्रीट की परमिएबिलिटी कितनी है, राइट, मतलब कंक्रीट के अंदर कितना फ्लो हो सकता है। अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ये अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन जो है वो डिटेल में आगे टॉपिक है, तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। नाउ वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू डिफरेंस इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट, मतलब वॉल्यूम चेंजेस होता है, कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी टेम्परेचर घटता है, राइट। तो उसकी वजह से एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं। लाइक अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है, राइट। अगर वो हाई होता है तो चेंजेस आएंगे, लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं, राइट, इलोंगेशन हो सकता है। तो ऐसे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, जो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, मतलब डिटेरियोरेशन करेगा कंक्रीट को वो तोड़ेगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का डिटेरियोरेशन होता है तो उसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें क्रैकिंग होती है, सरफेस वियर होता है, राइट, तो उसे हम डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। मतलब कंक्रीट में अगर क्रैक आ जाए, उसकी सरफेस, उसका कवर, कंक्रीट कवर निकल जाए, मतलब सरफेस टूट जाए तो उसे डिटेरियोरेशन बोलते हैं। तो उसे ये सारे क्रैकिंग और सरफेस वियर जो है वो फिजिकल में आते हैं, राइट, फिजिकल कॉजेज में आते हैं। तो क्रैकिंग कैसे होती है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंक्रीट सरफेस है, हम अगर स्क्रू हमें डालना है तो हम हैमर से उसे स्क्रू को सरफेस में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, इम्पैक्ट लोडिंग आएगी, तो उसकी वजह से भी क्रैक हो सकती है, राइट। तो ये स्ट्रक्चरल लोडिंग में आएगा। अगर ओवर लोडिंग होती है, इम्पैक्ट लोडिंग होती है, साइक्लिक लोडिंग होती है, तो इससे क्रैक आ सकती है, राइट। देन नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर जो इसमें चेंजेस आते हैं, लाइक फायर हो या फ्रीजिंग और थोइंग एक्शन हो, तो ये सारे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी क्रैकिंग आ सकती है सरफेस में, राइट। और ये जो फ्रीजिंग और थोइंग एक्शन है उसकी डिटेल में अलग से टॉपिक ही है, तब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन की, राइट। नाउ क्रैकिंग और किस वजह से आ सकती है, तो वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। लाइक कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर पोरोस वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मतलब अंदर खाली जगह होती है कंक्रीट में, राइट। तो अगर वो कंक्रीट में जो खाली जगह है उस पर पानी भरा हुआ है, हम मान लेते हैं कि उसमें पानी चला गया है, तो वो पानी जो है अगर वो फ्रीज हो जाए, मतलब वो आइस हो जाए, तो क्या होगा कि जितना पानी स्पेस रोकता है, आइस उससे ज़्यादा स्पेस रोकेगा। तो क्या होगा, वो एक्सपांड करेगा, वो कंक्रीट को तोड़ने की कोशिश करेगा अंदर से, राइट। तो ऐसे वॉल्यूम चेंजेस की वजह से भी क्रैकिंग हो सकती है। कंक्रीट टूटेगा तो क्रैकिंग तो होनी ही है, राइट। तो ऐसे ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंडीशन, डी आइसिंग सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, राइट, उससे वॉल्यूम चेंज होगा तो क्रैक होगी, राइट। नाउ सरफेस वियर में क्या आता है, तो क्या एब्रेशन, कैविटेशन और इरोजन, मतलब सरफेस कैसे टूटती है, तो हमने वो देखा ही है। आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही है, एब्रेशन, इरोजन और कैविटेशन। इसकी वजह से आपकी सरफेस जो है वो टूट जाती है। एब्रेशन मतलब फ्रिक्शन की वजह से होती है, राइट। इरोजन मतलब जब भी कोई फ्लूइड कंक्रीट पे फ्लो होता है, राइट, तो उसकी वजह से इरोजन होता है, मतलब वाटर है तो वाटर की वजह से इरोजन होगा कंक्रीट की सरफेस, राइट। कैविटेशन जो है मतलब पूरी की पूरी कैविटेशन वॉल ही जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे सरफेस जो है
सरफेस फियर में ये तीन आएगा, एब्रेशन, कैविटेशन एंड इरोजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी। उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी की क्या क्यों रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। तो एक्सपोजर कंडीशंस होती है डिफरेंट राइट। जनरल एनवायरनमेंट जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, फ्रीजिंग थोइंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होगा तो फ्रीजिंग होगी राइट। एक्सपोजर टू सल्फेट अटैक, एसिड अटैक, सी वाटर अटैक, कोई स्ट्रक्चर होगा कि वो नियर बाई सी एरिया राइट, तो सीयर वाटर अटैक हो सकता है। एब्रेशन, इरोजन, कैविटेशन, कार्बोनेशन राइट, फायर रेजिस्टेंस, ये सारे एक्सपोजर कंडीशंस हो सकते हैं। तब हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है ड्यूरेबिलिटी की, कंक्रीट ड्यूरेबल होना ही चाहिए राइट। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट कवर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी जो एक्सपोजर कंडीशंस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी रेनफोर्समेंट पे, स्टील बार पे और कंक्रीट पे राइट। देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट कवर, और कवर कितना होना चाहिए वो एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड करेगा राइट। शेप एंड साइज ऑफ मेंबर राइट, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स, कंस्टिट्यूट मटीरियल्स, मतलब मटीरियल की टाइप कौन सी होती है और क्वालिटी कैसी होती है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शंस कितना है, उससे भी वेरी करेगा राइट। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, क्लोराइड इन कंक्रीट, सल्फेट इन कंक्रीट, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कितना होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि मटीरियल जो है उसकी क्वालिटी क्या है। देन कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, फिनिशिंग कंक्रीट की प्रॉपर नहीं होगी राइट, तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी राइट। तो ये क्योरिंग के लिए भी कंक्रीट को कुछ मतलब 7 डेज़ 14 डेज़ जितने भी डेज़ होते हैं उतने दिन की क्योरिंग ज़रूरी होती है राइट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है, और एज़ पर IS 456 वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। शेप एंड साइज ऑफ मेंबर, तो एज़ पर IS 456 मेंबर का शेप ऐसा होना चाहिए कि वाटर जो है वो इजीली ऊपर से फ्लो हो जाए, उसकी सरफेस से सीधा फ्लो हो जाए, रन डाउन हो जाए, ताकि वाटर कंक्रीट एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। अगर तुरंत ही फ्लो हो जाएगा तो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अगर कंक्रीट में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्रैक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे राइट, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे में कोई स्टैंडिंग पूल नहीं होना चाहिए, मतलब कंक्रीट जो है उसकी सरफेस फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हम स्टैंडिंग पूल जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, ताकि वाटर जो है उसकी गुड ड्रेनेज फैसिलिटी हम प्रमोट कर सकें राइट। द शेप और डिज़ाइन डिटेल्स ऑफ एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर्स शुड बी सच एज टू प्रमोट गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर एंड टू अवॉइड स्टैंडिंग पूल्स एंड रन डाउन ऑफ वाटर राइट। हमारी जो स्ट्रक्चर की सरफेस है वो उसकी फिनिशिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि वाटर जो है वो सीधा फ्लो डाउन नीचे हो जाए राइट। नाउ the life of the structure can be increased by providing extra cover to steel reinforcement. अगर हम reinforcement है उसमें extra cover provide करते हैं राइट, मतलब अगर हम 30 mm प्रोवाइड करें उसकी जगह हम 40 mm प्रोवाइड करते हैं राइट, तो उससे स्ट्रक्चर की लाइफ इंक्रीज हो सकती है राइट, क्योंकि वो वाटर को स्टील रेनफोर्समेंट तक आने नहीं देगा, मतलब कोरोजन रोक सकता है, तो लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाएगी राइट। ना बाय चैम्फरिंग द कॉर्नर्स, चैम्फरिंग द कॉर्नर्स मतलब क्या होगा कि हमारी ऐसे कॉर्नर्स होती हैं राइट, उसकी जगह हम यहाँ पे कर्व प्रोवाइड करेंगे कॉर्नर्स पे, चैम्फरिंग दी कॉर्नर्स राइट। ऐसे क्या होगा, वाटर फ्लो भी हो जाएगा और ये कॉर्नर जो है वो टूट सकती हैं राइट, यहाँ से फ्रिक्शन आएगा या कोरोजन हो सकता है, यहाँ पे एब्रेशन हो सकता है। जबकि यहाँ पे अगर हम कर्व सरफेस रखेंगे सरफेस, तो यहाँ पे एब्रेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे राइट। तो हम कॉर्नर्स को ऐसे चैम्फरिंग भी कर सकते हैं यूजिंग सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शंस राइट। हम अगर कॉलम हमारी रेक्टेंगुलर है उसकी बजाय हम सर्क्यूलर रखते हैं तो सर्क्यूलर में वाटर भी इजीली मतलब रन डाउन हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पॉसिबल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। सरफेस कोटिंग कर सकते हैं राइट, कि कोटिंग इसलिए सरफेस पे करेंगे ताकि वाटर जो है वो सरफेस के अंदर ना आए। हम पेंट भी करते हैं, वो भी सरफेस कोटिंग में ही आता है राइट, वो भी वाटर को आने नहीं देता, इंग्रेस ऑफ वाटर, रिड्यूस द इंग्रेस ऑफ वाटर, CO2 और एनीथिंग अदर केमिकल्स।
पानी को भी नहीं आने देगा, केमिकल को भी नहीं आएगा, राइट। एनी गैसियस होता है, मतलब जो डेंजर गैसेस होते हैं कि वो सरफेस को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो वो सारे कोटिंग की वजह से अफेक्ट नहीं होंगे मेंबर को, राइट। नाउ एज पर कोड IS 456/2000 ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए नॉमिनल कवर दिए गए हैं एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कवर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है, आपका एनवायरनमेंट कौन सा है, मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे है, राइट। तो ये मतलब अगर हम सी एरिया के नज़दीक होंगे तो वो वेरी सीवियर कंडीशन में आएगा, उसकी एक्सपोजर कंडीशन क्या हो जाएगी, वेरी सीवियर हो जाएगी। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो माइल्ड होगी। तो वो कंडीशन के हिसाब से कवर होते हैं, राइट। अगर वो कवर हम प्रोवाइड करते हैं तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी मेंटेन, मतलब ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहेगी, राइट। तो यहाँ पे एक्सपोजर है माइल्ड, उसके लिए नॉमिनल कंक्रीट कवर mm में दिए गए और ये मिनिमम है, मतलब इतने तो प्रोवाइड करने ही हैं, राइट। 20 mm, मॉडरेट 30 mm, सिवियर कंडीशन 45 mm, वेरी सिवियर कंडीशन 50 mm एंड एक्सट्रीम कंडीशन 75। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या, कोई भी स्ट्रक्चर अगर पानी के अंदर ही है, राइट, सी वाटर है उसके अंदर ही हमने कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में आते हैं, राइट। अब जो हमने टेबल देखा कि जिसमें मिनिमम कंक्रीट कवर है उसकी रिक्वायरमेंट दी गई थी, तो उसमें थोड़े से चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि अगर रेनफोर्समेंट है वो 12 mm डायमीटर तक ही होंगे, मतलब 16 या 20 mm नहीं है, 12 mm, 10 mm, 6 mm के ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो माइल्ड एक्सपोजर था यहाँ पे, जो माइल्ड एक्सपोजर ये 20 mm का है, राइट, उसमें क्या होगा, हम 5 mm रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डायामीटर का मेन रेनफोर्समेंट यूज़ नहीं हुआ है स्ट्रक्चर में तो हम रिड्यूस कर सकते हैं कंक्रीट कवर, राइट, 5 mm तक, मतलब 15 mm तक माइल्ड एक्सपोजर में था, राइट। अब जब कंक्रीट ग्रेड जो है वो M35 और उससे ज़्यादा होगा, M35 होगा या M35 से ज़्यादा कंक्रीट ग्रेड है, तो क्या होगा, कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशन जो है, यहाँ सीवियर एंड वेरी सीवियर ये दोनों कंडीशन है, उसमें जो ये 45 एंड 50 mm है उसमें भी हम 5 mm तक रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर कंक्रीट ग्रेड अच्छा है, M35 है, तो हम, और कंडीशन सीवियर है, राइट, स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है, तो हम उसमें 45 - 5 मतलब 40 mm का कंक्रीट कवर यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे 50 है, वेरी सीवियर कंडीशन है, तो हम 50 की जगह 45 mm यूज़ कर सकते हैं। कब, जब कंक्रीट का ग्रेड ज़्यादा हो, M35 हो या M35 से ज़्यादा हो, तो ये दोनों कंडीशन में हम 5 mm तक कंक्रीट कवर रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इतने कंक्रीट कवर तो मिनिमम प्रोवाइड करने ही है, राइट। अब एज़ पर IS 456 हमने एक टेबल देखा था, उसमें अगर हम कॉलम की बात करें, मेंबर वो सारे नॉर्मल मेंबर्स, बाकी सारे मेंबर्स के बारे में था ये नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है, यहाँ पर मैंने रेनफोर्सिंग बार की स्पेलिंग में थोड़ी गलती कर दी है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होता है वो, उसके डायमीटर ऑब्वियसली 12 mm से ज़्यादा ही होता है। नॉर्मल केसेस में हम 12 mm, 16 mm और 20 mm ही प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, तो उसका कवर मिनिमम 40 mm है। अगर हम कॉलम की डिज़ाइन भी करेंगे तो भी आपको आइडिया होगी कि हम कवर 40 mm ही यूज़ करते हैं, मतलब ये क्राइटेरिया। उसमें हम 20 mm या 30 mm जो आगे हमने दिखाया गया है, मतलब सिर्फ ये एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कॉलम में मिनिमम 40 mm हमें यूज़ करना ही है कंक्रीट कवर, राइट। अगर कॉलम का डायमेंशन 20 mm या उससे कम है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन 200 mm बाई 300 mm है, राइट, मतलब उसके डायमेंशंस जो है 200 mm या 200 mm से कम है, तो क्या होगा कि कॉलम छोटी है, कॉलम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें डायमीटर भी जो रेनफोर्समेंट स्टील है वो 12 mm से
कम भी हो सकते हैं या 12 mm तक ही हो सकता है। तो इन ये केसेस में हम 25 mm कवर यूज़ कर सकते हैं, राइट। बाकी नॉर्मल केसेस में हमें कॉलम में 40 mm कंक्रीट कवर ही यूज़ करना है, राइट। अगर कॉलम की साइज़ कम है और जो अंदर रेनफोर्समेंट यूज़ किया गया है, मतलब स्टील बार जो यूज़ किए गए हैं उसके डायमीटर 12 mm तक ही है, मतलब 16 mm या 20 mm नहीं है, राइट। 12 mm है या 12 mm से कम है तो हम 25 कंक्रीट कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें 40 mm ही प्रोवाइड करने हैं। और नॉर्मली कॉलम की साइज़ 200 mm से ज़्यादा ही होगी तो सारे केसेस में कॉलम में कवर हमारा 40 mm तो रहेगा ही। और अगर हम फुटिंग की बात करें तो फुटिंग में तो फिक्स ही है एज़ पर IS 456-2000 कि उसका मिनिमम कवर 50 mm होना ही चाहिए, राइट। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि उस टेबल के हिसाब से नहीं आते, तो ये सारे नोट्स जो है वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट कि फुटिंग की बात है, कॉलम की बात है तो उसके कंक्रीट कवर वेरी होंगे, ये टेबल के हिसाब से नहीं जाएंगे, राइट। और अगर कंक्रीट ग्रेड ज़्यादा है, राइट, रेनफोर्समेंट 12 mm से कम यूज़ किया गया है, मतलब डायमीटर, रेनफोर्समेंट बार के डायमीटर, राइट, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं इस टेबल में जो कंक्रीट कवर दिया गया है उसमें, राइट। तो यहाँ पे हमारा ड्यूरेबिलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।